हेलो बच्चों, आप लोग केमिस्ट्री लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अपक्रिया की दर, अपक्रिया की औसत दर और अपक्रिया की तात्कालिक दर से संबंधित सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसको भली भांत सीख चुके होंगे। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया था कि इनकी मात्रक कैसे लिखे जाते हैं और उन पर आधारित एक आंकिक प्रश्न भी हल किया गया था। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया केमिस्ट्री लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स इस वीडियो को जरूर देख लें और इसको समझने के बाद उसमें 3 आंकिक प्रश्न दिए गए थे हल करने के लिए। हमें आशा है जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वो इन तीनों प्रश्नों को हल किए होंगे। चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और आप लोग हल किए हैं तो उत्तर आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इन सारी बातों को यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? R gives P, R means reactant और P means product। अभिकारक उत्पाद दे रहा है तो R gives P अपक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। बच्चों ये उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको हल कैसे करते हैं। तो पहला काम तो करेंगे हम इस रिएक्शन को लिखेंगे ऐसे, यहां हल प्रश्नानुसार R gives P। बच्चों इस रिएक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे इस पर। इसमें अभिकारक की सांद्रता दिया है 0.06 m। ये पहली बार आ रहा है इसलिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हम लिखेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। हम तो यहां R gives P के लिए इतना बढ़ा लीजिए। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता की इंग्लिश बच्चों कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इसके सिंबल को हम C1 से लिखेंगे और C1 इक्वल टू दे दिया है बच्चों 0.06 m। 20 मिनट समयांतराल दे दिया है। समयांतराल डेल्टा टी इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट में परिवर्तित होकर कितना हो जा रहा है 0.02 m। ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता, ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता C2 इक्वल टू दे दिया है 0.02 m। क्या पूछा जा रहा है? औसत वेग की गणना कीजिए। तो औसत वेग R एवरेज इक्वल टू RAV सिंबल लिख लेंगे। बच्चों यहां इस पर ध्यान देंगे, रिएक्टेंट इस समीकरण में R के साथ में कोई गुणांक नहीं है, यानी इसका अभिकारक का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक बच्चों 1 है। यहां कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब देखिए इस समीकरण के अनुसार हम सूत्र कैसे लिखते हैं। इसका गुणांक 1 है और चूंकि ये अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और कमी होने के कारण बच्चों यहां माइनस चिन्ह यूज करते हैं, माइनस हो जाएगा। और स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो हम 1/1 लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ R है बच्चों तो हम R को बड़े कोष्टक में लिखेंगे और इसको क्या कहें समझेंगे, ए मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ R, अर्थात R का मोलर सांद्रण या केवल सांद्रण बोल दें ये है। और चूंकि इसका अंतर लिया जाता है यहां डेल्टा का चिन्ह लगा देंगे और बटे हो जाएगा डेल्टा टी। यानी औसत वेग के लिए फार्मूला क्या बन गया,
आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और बच्चों इसका वैल्यू कितना होगा? अब इसकी वैल्यू देखिए, ये C1 सांद्रता पहले थी और डेल्टा टी समयांतराल में C2 हो गई, C1 से C2 हो गई। परिवर्तन कितने का हुआ? तो C2 में से C1 को घटा देंगे, C2 माइनस C1, इतने का तो परिवर्तन हुआ। और इसके पहले माइनस चिन्ह यहां लगा हुआ था, यहां माइनस हम लगा देंगे, बटे हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू। बच्चों देखिए यहां माइनस है, माइनस को अंदर भेजिए, तो ये C2 के पहले प्लस है और C1 के पहले माइनस है। इस माइनस का गुणा यहाँ प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये चेंज होकर हो जाएगा C1 माइनस C2 बाई डेल्टा टी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये लेक्चर नंबर 1 में भी फार्मूला लिखते समय ऐसा किया गया था, न्यूमेरिकल जब लगाए थे। चलिए मान रख लीजिए, C1 का वैल्यू कितना दिया है? 0.06 माइनस C2 का वैल्यू है बच्चों 0.02, और बाई हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू है 20 मिनट, तो 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल कीजिए, ये 6 में से 2 निकालेंगे तो 0.04 बाई 20 हो गया। हम तो ये जो मात्रक आएगा, अब देखिए इसका सांद्रता का मात्रक यहाँ यम के रूप में दिया है, मोलरता के पदों में दिया है, मोलरता के पदों में दिया है बच्चों, तो क्या होगा? हम उसको मोलरता यम लिखें या मोल पर लीटर। और चूंकि यहाँ समय से भाग दिया जा रहा है और समय मिनट में है, तो बच्चों ये हो जाएगा, चूंकि मिनट नीचे है तो मिनट इनवर्स, यानी ये जो औसत वेग हम निकाल रहे हैं बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर पर मिनट। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे, 2 अंक से दशमलव हटा रहे हैं बच्चों, तो इंटू 10 का पावर, जितने अंक से दशमलव हटेगा 10 का पावर हम उतना माइनस कर देंगे, 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -2 बाई 20। बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, और जहां तक कोशिश कीजिए कि हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ नीचे हर में यहाँ 0 है, इस 0 को बच्चों जब कैंसिल करेंगे तो पावर एक और कम हो जाएगा, और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, तो 2 से 2 एक कम, 2 2 दूनी 4 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 पावर 10 का पावर, यहां देख लीजिए -2 -1 दोनों निगेटिव है, जुड़ जाएगा -3 मोल पर लीटर पर मिनट। यदि मोल पर लीटर पर मिनट में पूछा जाता तो इतना लिख देते, ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा है। औसत वेग की गणना कीजिए, अब किसमें गणना करेंगे नहीं बताया गया है बच्चों, तो यदि मिनट में न कहा जाए तो प्राय हम सेकंड में ही गणना करते हैं। तो बच्चों इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, देखिए कैसे करते हैं। आप यहां ध्यान देंगे, ये डेल्टा टी हम मिनट में रखे हैं बच्चों, तो 1 मिनट में जानते हैं 60 सेकंड होता है, और ये चूंकि नीचे है, हर के रूप में है, इसलिए 60 से इसमें हम भाग दे देंगे, यानी 2 इंटू 10 पावर -3 बाई 60 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां से देखिए ये 0 है, इस 0 को भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि हर में 0 है, इसलिए ऊपर जो ये पावर है एक और कम हो जाएगा, और यहाँ 2/6, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया, बराबर हो जाएगा 1/3 को बच्चों दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.333, ये अनंत तक चला जाएगा, और यहां हो गया 10 पावर, ये -3 और -1 दोनों निगेटिव है, फिर जुड़ जाएगा -4। अब बच्चों इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं, क्या है? बस यहां देखिए दशमलव के बाद 0 है, इस दशमलव को एक अंक और हम दाएं ले जाएंगे, और जब दशमलव को एक अंक दाएं ले जाएंगे बच्चों, तो ये गुणांक जब बढ़ाएंगे तो पावर घट जाएगा, जितना स्थान हम दाएं ले जाएंगे उतना ही पावर माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3. एक स्थान जब ये 3.33 इंटू 10 का पावर हो जाएगा, यहाँ -4 है तो -4 -1,
-4 -1 मिलकर बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव है तो जुड़ेगा, t हो गया 3.33 गुणे 10 का पावर -5। और अब ये चूंकि हम 60 से भाग दिए हैं इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बच्चों यही आंसर हो गया। तो बहुत ध्यान देंगे कि गणना कैसे किया गया है। प्राय बच्चे सूत्र तो लिख लेते हैं, यहां तक समझ लेते हैं, लेकिन गणना करने में उनको दिक्कत होती है। देखिए कैसे घातांकों को, दशमलव को किस तरह से किया गया है। वीडियो को बार बार देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है। अपक्रिया 2A गिब्स उत्पाद में, यहां रिएक्शन इस तरह का है तो ये चेंजिंग थोड़ा सा हम कर देंगे। यहां है 2A गिब्स उत्पाद, उत्पाद के लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रश्न को पढ़ा जाए। अपक्रिया 2A गिब्स उत्पाद में A की सांद्रता 10 मिनट में, 10 मिनट दे दिया बच्चों, ये 10 मिनट क्या है, समयांतराल है। डेल्टा टी इक्वल टू यहां लिख लेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में 0.5 मोल, 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। C2 का वैल्यू हो जा रहा है 0.4 मोल पर लीटर। इस समयांतराल में अपक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ क्रिया का वेग पूछा जा रहा है, औसत शब्द नहीं है, खाली वेग है, कोई बात नहीं। वेग कहा जाए या औसत वेग कहा जाए बच्चों बात वही होती है। और अब जरा देखिए इसके लिए हम फार्मूला किस तरह से बनाते हैं। तो इस समयांतराल में अपक्रिया का वेग यहां लिख लेंगे अभिक्रिया, अपक्रिया का वेग R इक्वल। ध्यान इस पर देंगे इक्वेशन पर। ये अभिकारी पदार्थ है, इसके साथ यहाँ गुणांक 2 है, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक बच्चों 2 है। और चूंकि अभिकारी पदार्थ है इसलिए पहला काम तो यहाँ माइनस आएगा, और जितना स्टोइचोमेट्रिक गुणांक होगा बच्चों 1/, उतना करके लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे। और इसके बाद डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो इतना तो समझ में आया होगा। बस ध्यान देंगे इस चीज को नहीं भूलेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ 1/2 लिखेंगे। और अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए, इक्वल टू -1/2। इसका वैल्यू जरा देखिए, ये C1 और C2 के रूप में C1 से डेल्टा टी समयांतराल में सांद्रता C2 हो जा रही है। तो जो डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 - C1 और बटे डेल्टा टी तो रहेगा ही, इक्वल टू। अब थोड़ा सा इस माइनस इसको और सॉल्व कर लेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, और माइनस को बच्चों अंदर ले जाएंगे तो देखिए C1 के पहले माइनस है और C2 के पहले प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसको हम 1/2 तो ऐसे लिखेंगे ही। और यहाँ की कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 के पहले प्लस है हम C1 को पहले लिख दिए, C2 के पहले देखिए प्लस था लेकिन माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो गया, तो -C2 हो जाएगा और बटे हो जाएगा डेल्टा टी। बच्चों अब वैल्यू रखेंगे 1/2, ये तो जैसे ही का तैसे रहेगा। C1 का वैल्यू देख लीजिए 0.5 है, 0.5 C1 का वैल्यू 0.5 है और C2 का वैल्यू देख लीजिए 0.4 है, 0.4 और बटे हो जाएगा डेल्टा टी का वैल्यू है 10 मिनट, 10 कर लेंगे ऐसे, इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू
0.5 में से 0.4 को घटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 0.1 बाई हो गया 10। अब देखिए ये दशमलव भी हटाएंगे, साल कैसे करेंगे, इनटू हम 10 का पावर, देखिए यहाँ एक अंक पर दशमलव हटा रहे हैं तो -1 कर दिए, नीचे एक 0 है बच्चों, इसको हम हटा रहे हैं तो पावर एक और कम कर देंगे, और 1/2 को हम लिख लेंगे 0.5 इंटू 10 का पावर -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। और इसको एक अंक पर दशमलव इसको उधर ले जाएं, इधर ले जाएंगे बच्चों, तभी हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर, ये -2 तो पहले से था, पावर एक और कम हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया 5 गुणे 10 का पावर -3। ये आंसर आ गया। और अब मात्रक क्या लिखेंगे, हाँ इसका मात्रक जरा समझिए क्या लिखेंगे हम, तो यहां जरा देख लीजिए, ये मोल पर लीटर में है और ये मिनट में है, डेल्टा टी मिनट में है और कंसंट्रेशन इन सांद्रता मोल पर लीटर में है, ये मात्रक बच्चों हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, ये मात्रक हो गया। हालांकि यहां भी ये नहीं कहा है कि सेकंड में ज्ञात कीजिए मिनट में ज्ञात कीजिए, लेकिन हम मिनट में पहले ज्ञात कर लेंगे और उसको सेकंड में यदि समय है तो कर लीजिए, और मैं तो कहूंगा करना ही अच्छा है। तो इसको हम सेकंड में देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब चूंकि टाइम जो समयांतराल है नीचे है और नीचे यहाँ मिनट रखा गया है बच्चों, 1 मिनट में जानते हैं 60 सेकंड होता है, तो क्या करेंगे इसमें हम 60 से भाग देंगे, यानी 5 गुणे 10 पावर -3 बाई 60 कर देंगे। अब जो आंसर आने वाला है बच्चों किसमें आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड में आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए पहले। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग बस यहाँ देखिए 0 है, इसको कैंसिल करेंगे, पावर एक और कम हो जाएगा, और ये 5/6 हो गया बच्चों, तो हम क्या करेंगे 5 में 6 से भाग देंगे, कटेगा नहीं तो भाग देंगे, यहाँ 0.0 यहाँ दशमलव लगाएंगे और 6 8 48 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 0 उतारते रहिए, 6 3 18 फिर 2 बच गया, एक 0 और उतार लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, 6 3 18 यहाँ 2 बचा बच्चों, ये अनंत तक चला जाएगा, तो ये आ गया सॉल्व करने पर 0.833 इंटू 10 का पावर जरा समझिए -3 -1 मिलकर के बच्चों -4 हो जाएगा। और फिर इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, दशमलव के एक स्थान उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 8.33 गुणे 10 का पावर, जब गुणांक को बढ़ाएंगे तो पावर बच्चों घट जाएगा, 10 का पावर -4 -1 इक्वल टू 8.33 इंटू 10 का पावर -5 हो जाएगा। और मात्रक पर ध्यान देंगे, पहले मात्रक बच्चों ये था मोल पर लीटर पर मिनट, और 60 से भाग देकर के हम सेकंड में कन्वर्ट किए हैं, कि मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। यही आंसर हो गया। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो देखे होंगे, इन प्रश्नों को हल किए होंगे, वो मिलाते चलें क्या उनका उत्तर आया है। पहला वाला भी लगा दिए हैं, दूसरा वाला भी लगा दिए हैं, तो ये जरा मिला लीजिएगा। और ये रफ है बच्चों, यहाँ नहीं करेंगे, इसको उधर करना चाहिए, लेकिन जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ कर दिया। अपनी कॉपी में आप लोग रफ जो करना होगा वो दाहिने साइड में उधर कीजिएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया। और इस प्रश्न में थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना था, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ 2 होने नाते ध्यान देंगे। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले जो अवक्रिया का समीकरण दिया जाएगा प्रश्न में, उस पर हम ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टू हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ ये पूरा लिखा नहीं गया है, हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 इस तरह से है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए अपक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। और ये लिखा हुआ था इस तरह से, N1A plus N2B gives M1C plus M2D। ये अपक्रिया का समीकरण था, और इसके लिए हमको औसत वेग का समीकरण लिखना था।
तो ये कोई सवाल नहीं हुआ, तो सूत्र में समझा दिया गया है। बस अंतर यही किया गया था कि यहाँ n1 के जगह पर हम m1 लिखे थे, n2 के जगह पर m2 लिखे थे, और यहाँ m1 के जगह पर n1 और m2 के जगह पर n2 था। कोई बात नहीं, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब औसत वेग के लिए क्या सूत्र होगा, क्या समीकरण होगा, एक बार और बनाने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो देखे होंगे वो बनाए भी होंगे, और यदि बनाए हैं तो जरा मिलाइए कि जो हम यहाँ बता रहे हैं यही लिखे हैं कि कुछ और लिखे हैं। प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ हल कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अपक्रिया का औसत वेग। इस प्रश्न के अनुसार अभिक्रिया का औसत वेग R एवरेज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये दोनों अभिकारी पदार्थ हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। तो जो अभिकारी पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता में कमी होती है, जो उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता में वृद्धि होती है, बताया गया है, यहां भी समझ लीजिए। और जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं बच्चों वो 1 उतना नहीं, रिवर्स करके इनवर्स करके लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए अभिकारी पदार्थ था इसलिए लिखेंगे -1/n1 n2। ए है तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन को बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं, फिर डेल्टा लगा देते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और यही बराबर हो जाएगा बी के लिए क्या हो जाएगा, ये भी अभिकारी पदार्थ है तो -1/n2 n2 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू सी। जरा देखिए ये उत्पाद है और इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक m1 है, तो हो जाएगा +1/m1 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यही बराबर हो जाएगा डी के लिए। देखिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक m2 है और चूंकि ये उत्पाद ये भी है तो यहां भी प्लस हो जाएगा 1/m2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। बच्चों यही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आशा है कि अधिकांश बच्चे ऐसा लिखे होंगे, यदि ऐसा लिखे हैं बहुत अच्छी बात। और अब हम कुछ दूसरी प्रकार के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो चलिए दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। हेलो बच्चों, अब देखिए यहाँ 2 प्रश्न दिया गया है, इन दोनों को हम पहले हल कर रहे हैं, इसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, कलम और कॉपी लेकर के बैठिए। और बच्चों ये प्रश्न जो है ये विकल्पी पूछा गया था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2009 में, लेकिन इसको मैं विकल्प हटा दिया हूं, और ये भी प्रश्न अच्छा है। इसी तरह का प्रश्न 2024 में भी आया है जो AIEEE 2008 का क्वेश्चन था। तो चलिए पहले हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अपक्रिया BrO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज, बच्चों इसको ब्रोमेट आयन कहते हैं, +5 Br पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको ब्रोमाइड आयन कहेंगे, +6H+ जानते होंगे हाइड्रोजन धन आयन है, गिव्स 3Br2 ये ब्रोमीन डाइब्रोमीन यानी ब्रोमीन गैस का सूत्र है, +3H2O में ब्रोमीन यहाँ यदि ब्रोमीन लिखा है इसका मतलब ये है ब्रोमीन की प्रकट होने की दर, ब्रोमाइड आयन मीन्स ये हो गया, किसका किसका जिक्र किया जा रहा है, इसका जिक्र किया जा रहा है और इसका जिक्र किया जा रहा है। ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर से किस प्रकार संबंधित है। और इसके बाद बच्चों 4 विकल्प दे दिया था, तो मैं विकल्प यहां नहीं दिया हूं, हम लोग को संबंध लिखना है। अब जरा देखिए इस प्रश्न के अनुसार अपक्रिया की दर के लिए क्या समीकरण होगा, पहले हम अपक्रिया की दर का समीकरण लिखेंगे। ये जो समीकरण दिया गया है बच्चों, ये जो समीकरण दिया गया है इसके अनुसार अपक्रिया के वेग या अपक्रिया की दर के लिए हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र या समीकरण सूत्र लिखेंगे। तो देखिए सूत्र कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा,
ये भी अभिकारी पदार्थ है, ये भी अभिकारी पदार्थ है, और ये तो माध्यम है, अम्लीय माध्यम ये इंगित कर रहा है। तो ये दोनों अभिकारी पदार्थ हैं और ये दोनों उत्पाद हैं। लेकिन बच्चों इसमें केवल इसका जिक्र किया गया है, इसका नहीं किया गया है, और इस साइड में केवल इसका किया गया है। तो जिसका जिक्र किया गया हो उसी से संबंधित हम लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे अभिक्रिया की दर R इक्वल, जरा इस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है बच्चों? 5 है। कितना है? 5। और चूंकि ये अभिकारी पदार्थ है तो इसलिए अभिकारी पदार्थ है जिसकी सांद्रता में कमी होती है, सांद्रता में कमी होगी, या दूसरे शब्दों में विलुप्त होगा। जिसकी सांद्रता में कमी, अभिकारी पदार्थों की सांद्रता में कमी होती है और वो विलुप्त होते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी विलुप्त होने की दर क्या होगी, जरा देखिए। अपक्रिया की दर इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग टू हम लिख रहे हैं, और जो लिखेंगे बच्चों अभिकारी पदार्थ है इसलिए ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर हम लिखने जा रहे हैं। और ये कितना होगा, ध्यान से समझिए। इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बच्चों 5 है, तो 5 हो, और ये अभिकारी पदार्थ है तो माइनस लगा देंगे। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 5 है तो 1/5 लिखेंगे। और ये ब्रोमाइड आयन है तो इसके लिए लिखेंगे मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन का डिफरेंस लेंगे, तो Br निगेटिव बड़े कोष्टक में रख देंगे और यहाँ डेल्टा का चिन्ह यूज करेंगे। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया था विकल्प, तो वहां डी लिखा हुआ था, तो चलिए यहां भी हम डी लिख दे रहे हैं। तो ये डी ब्रोमाइड आयन यानी डी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन बाई dt। एक बार और समझ लीजिए, यहां +5 Br पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमाइड आयन है। इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बच्चों 5 है, क्योंकि ये अभिकारी पदार्थ है इसलिए यहां माइनस यूज करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 5 है, 1/5 लिखेंगे। और ये ब्रोमाइड आयन था तो इस ब्रोमाइड आयन के मोलर सांद्रता में हम अंतर लिखेंगे। तो यहां बच्चों अवकलन के रूप में विकल्प दिया हुआ था, इसलिए मैं डेल्टा की जगह पर डी लिख दिया हूं। तो डी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन बाय dt, और यही बराबर हो जाएगा बच्चों। इसके लिए जरा देखिए, उत्पाद है इसलिए प्लस लिखेंगे, और इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बच्चों 3 है तो 1/3 लिखेंगे। और ये ब्रोमाइड, इसका मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन का डिफरेंस लेंगे, तो बच्चों यहां D और बड़े कोष्टक में हम कर लेंगे Br2 बाई dt। तो ये अपक्रिया की दर के लिए सूत्र हो गया। अब बच्चों इसमें संबंध पूछा जा रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, implies that ये 1/5 ज्यादा देखिए यहां भाग के रूप में है, इस पक्ष में जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस डी ब्रोमाइड आयन बाई dt इक्वल टू, यहां भाग तो यहां गुणा हो जाएगा, +5/3 डी ब्रोमीन बाई dt। तो एक विकल्प में दिया हुआ था, यदि ये लिखना हम जान गए तो उस विकल्प को हम चिन्हित कर सकते थे, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, यहां पूछा क्या है, एक बार और हम प्रश्न, जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार उत्तर लिखते हैं। अभी हमने क्या किया, अपक्रिया की दर के लिए सूत्र लिखा और इसकी कोएफिशिएंट को पक्षांतर करके लिख दिया इस तरह से। तो अब यहां पूछा है ब्रोमीन के प्रकट होने की दर ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर से किस प्रकार संबंधित है। मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न बोर्ड में आ गया तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, विकल्पी नहीं है तब कैसे लिखेंगे। अब इसके नीचे लिख लेंगे, अतः ब्रोमीन के प्रकट होने की दर ब्रोमीन के प्रकट होने की दर बच्चों वो है क्या, समझते जाइए। ये है ब्रोमीन के प्रकट होने की दर। इतनी बातें जो लिखी गई हैं, इतनी चीजें जो लिखी गई हैं, ये है ब्रोमीन के प्रकट होने की दर।
और उसके बाद क्या है, ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर से, और ये ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर, देखिए बच्चों ये ही जो हम निकाले हैं, ये था इसीलिए मैं इसको निकाला, ये सॉरी इसमें चिन्ह भी आएगा, एक चिन्ह सहित रहेगा, इसमें गुणांक खाली नहीं रहेगा, चिन्ह सहित रहेगा, इसे इस गुणांक को हम ट्रांसफर कर दिए। तो ब्रोमीन के प्रकट होने की दर बच्चों ये है, यहां प्लस चिन्ह है इसलिए कोई बात नहीं है। अब ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर तो ये है। अब किस प्रकार से संबंधित है तो यहां लिख रहे हैं, अतः ब्रोमीन के प्रकट होने की दर ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है, निम्न प्रकार से संबंधित है। और नीचे संबंध लिख लेंगे, माइनस डी ब्रोमाइड आयन बाई डी टी इक्वल टू प्लस 5/3 डी ब्रोमीन बाई डी टी। ये आंसर हो गया बच्चों। यहां हम उत्तर इस प्रश्न के अनुसार लिखें, जैसा प्रश्न यहां दिया गया है, इसको विकल्पी मान करके नहीं लगाए हैं, इसको इसी तरह का मान करके लगाए हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों पहले हम अपक्रिया की दर का सूत्र लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू हम ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर निकालेंगे, और जब ये दर निकल जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो जरा वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। और चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। ये भी इसी से संबंधित है, इसी प्रकार से संबंधित है, और ऐसे सवालों को अभी और सवाल लगवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसे कई प्रकार के सवालों को लगाएंगे तो लगाते लगाते ये समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न 6 का हल। अब क्रिया का समीकरण जरा ध्यान दीजिए क्या दिया है, पहले समीकरण भी लिख लीजिए। 2a + b gives 2c + 3d के लिए, अब इसके लिए क्या क्या दिया है, c के सांद्रण में परिवर्तन की दर, c के सांद्रण में परिवर्तन की दर। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर, इसको हम सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, जरा यहां ध्यान दीजिए। C क्या है, उत्पाद है, C क्या है, उत्पाद है, इसलिए इसके सांद्रण में परिवर्तन की दर लिखना होगा। चूंकि उत्पाद है यहां प्लस यूज करेंगे, और इस गुणांक को छोड़िए, गुणांक को नहीं लिखते हैं, सांद्रण में परिवर्तन की दर या प्रकट होने की दर या बनने की दर ऐसा पूछा जाता है तो बच्चों गुणांकों को छोड़कर बाकी जो व्यंजक होता है वही लिखते हैं। तो C के सांद्रण में परिवर्तन की दर, अबकारी पदार्थ नहीं होता तो माइनस लिखते, लेकिन उत्पाद है इसलिए प्लस लिखेंगे, और यहाँ C है बच्चों तो हम इसको कर लेंगे डेल्टा C बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा टी। ये जो हुआ ये C के सांद्रण में परिवर्तन की दर है, या C के सांद्रण में वृद्धि की दर है, या C के प्रकट होने की दर है, या C के बनने की दर है। और इसका वैल्यू बच्चों देखिए कितना दिया है प्रश्न में, 1.0 मोल पर लीटर, 1.0 मोल पर लीटर। जरा यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में मात्रक किसका
मोल प्रति लीटर दिया है, जबकि यहां दर शब्द आया है। बच्चों ये दर शब्द न आया होता, खाली C के सांद्रण में परिवर्तन लिखा होता, तब तो सांद्रण में परिवर्तन या सांद्रण या सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, तब तो ठीक है। लेकिन दर शब्द आ जाएगा, कदाचित प्रश्न में नहीं दिया है, तो हम अपने से यहां दर लिख लेंगे। दर का दर नहीं कुछ है तो यहां पर सेकंड यूज कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अक्रिया का वेग R इक्वल टू, तो बच्चों अक्रिया का वेग हम इस पूरे समीकरण के अनुसार लिख सकते थे, लेकिन इसमें ज्ञात क्या है, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर केवल ये दिया हुआ है। वैसे पूरा लिख लेते हैं पहले, अक्रिया का वेग R, इस समीकरण के अनुसार पूरा व्यंजक लिख लेते हैं, पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए A और B क्या है, अभिकारी पदार्थ है। A का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा -1/1 से लिखने से कोई फायदा नहीं है, डेल्टा B बाई डेल्टा T इक्वल टू, यहां देखिए 2C उत्पाद हो गया, उत्पाद है तो प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां 2 आ गया है बच्चों, तो 1/2 लिखेंगे, डेल्टा C बाई डेल्टा T इक्वल टू, D का देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और ये भी उत्पाद है, तो प्लस 1/3 डेल्टा D बाई डेल्टा T। ये अक्रिया के वेग के लिए सूत्र हो गया। अब एक एक देखिए क्या पूछा जा रहा है, अक्रिया का वेग पूछा जा रहा है। पहले लिखेंगे, इसलिए अक्रिया का वेग, इसलिए अभिक्रिया का वेग R इक्वल टू, अब बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, यहां इससे संबंधित कोई डाटा नहीं दिया है, इससे संबंधित कोई डाटा नहीं दिया है, लेकिन डेल्टा C बाई डेल्टा टी, डेल्टा C बाई डेल्टा टी देखिए बच्चों ये दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू हमको पता है, इसका मान दिया हुआ है, तो हम इसको इसको और इसको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसी के कार्डिटो लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा, पहले इसी को लिख लीजिए, प्लस 1/2 डेल्टा C बाई डेल्टा T इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो बराबर हो गया प्लस 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2 का मतलब 0.5, ये कबरा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0.5, यानी वैल्यू हो गया 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से अपक्रिया का वेग निकल गया। अब देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, A के सांद्रण में परिवर्तन की दर, A के सांद्रण में परिवर्तन की दर। अब A के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ये देखिए कहां है, अभिकारी पदार्थ है, A के सांद्रण में परिवर्तन की दर, जरा ध्यान दीजिए, इस समीकरण में ध्यान दीजिए किसका वैल्यू निकालना है, A के सांद्रण में परिवर्तन की दर बच्चों ये है, ये चीज, ये इतना है A के सांद्रण में परिवर्तन की दर, और हमको ये वैल्यू पता है, तो हम यहां से माइनस, देखिए माइनस तो रहेगा, ये चिन्ह सहित रहेगा, इतनी चीज है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये बच्चों है ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर, यानी माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बच्चों ये पूछा जा रहा है, तो 1/2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, और 2 देखिए यहां भाग के रूप में है, इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा प्लस 2/2 डेल्टा C बाई डेल्टा T
और 2 से 2 कैंसिल हो गया। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 1, ये बराबर हो गया 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बच्चों यही आंसर हो गया, और यह क्रिया का वेग का आंसर है। तो 2 उत्तर तो निकल गया। आगे देखिए क्या पूछा है, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ये भी ऐसे लगाएंगे, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर। जरा क्रिया के वेग वाले समीकरण में देखिए क्या दिया है, यही तो है, ये माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्वेश्चन में ही है, और ये बराबर इसके हो रहा है, और इसी को हमको ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना है। यानी बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर बच्चों क्या होगा, बी देख लीजिए यहाँ अभिकारी पक्ष में है, अभिकारी पदार्थ है, तो ये है हो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यही हमको ज्ञात करना है। और ये बराबर हो रहा है किसके, प्लस हाफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के, और हाफ का वैल्यू तो यहां रखोगे प्लस हाफ, और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू देख लीजिए यहां दिया हुआ है, यहां डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, गुणे 1 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर निकल गया। अब इसी तरह से और क्या पूछा है, डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर। देखिए बच्चों डी क्या है, उत्पाद है, तो इसके सांद्रण में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होगा, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, जरा देखिए यहां ये है, प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, इसका वैल्यू निकालना होगा। यहाँ 3 देखिए भाग के रूप में आया है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो गुणा के रूप में आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, ये यहां आएगा, यहां तो 2 भाग के रूप में है लेकिन ये 3 यहां आएगा, गुणा के रूप में होगा, प्लस 3/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 3/2 तो है वही रहेगा, प्लस 3/2 गुणे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू देखिए 1.0 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये का गुणा कर लेंगे, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों अब क्रिया का वेग पूछा गया था, ये भी निकल गया। अब क्रिया का वेग 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ये भी निकाल दिया गया। बी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ये हो गया, और डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ये हो गया। तो ये प्रश्न किस तरह से लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के प्रश्न 2024 में पूछा गया है, और ऐसा प्रश्न 2023 में पूछा गया, आगे भी आ सकता है। इसलिए बच्चों ये जितने प्रकार के प्रश्नों का मैं यहाँ संग्रह ला रहा हूं, और ध्यान पूर्वक इसको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन हमेशा रहता है कि यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कमेंट में कुछ विशेष नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो कृपया ऐसी गलती मत कीजिए। कमेंट करेंगे, मेरा हौसला अफजाई होगा, हमारा मन और करेगा कि हम और तन मन से वीडियो को बनाऊं। वैसे बनाऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी अपने काम में सक्रिय रहिए। तो ठीक है, मैं ये प्रश्न नंबर 5 और 6 आज इस वीडियो में नया दिया हूं। अब इसी तरह के
2-3 क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं उनको आगे देंगे और इसको लगाइएगा। और अगली वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 3 में उसमें उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब हमें प्रश्न 7, 8 और 9 यानी कुल 3 प्रश्न दे रहे हैं और इनको जैसे पहले के प्रश्न समझाए गए हैं उसके आधार पर लगाने की कोशिश कीजिए। इनके हल हम लेक्चर नंबर 3 में देंगे। धन्यवाद।